नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज जो है हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। पहले के पेपर में आया हुआ सवाल है और थोड़ा सा दिक्कत होगा कि चूंकि ये क्लियर आपको कुछ सवाल ऐसा होगा जो नहीं दिखेगा, तो उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल ही देंगे। टेलीग्राम चैनल का आप सबको नाम पता है ही। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे भाई मैथ्स बाय डीके शर्मा। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, मैथ्स बाय डीके शर्मा। तो यहाँ पे पीडीएफ डाल देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आ जाइए यार सवाल पे। देखिए, प्रीवियस ईयर भी आपको लगाना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से जो पेपर में सवाल आता है कहाँ तक आपका तैयारी पहुंचा है। ओके ना। तो देखिए, सवाल कहा है यार कि तालिका का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित सवालों के जवाब दीजिए। एक परीक्षा में विभिन्न विषय में छात्रों द्वारा अर्जित किए गए अंक नीचे दिया गया है। ये अंक दिया है, कहा कि गणित का जो पेपर था 120 नंबर का था, साइंस का पेपर भी 120 नंबर, भूगोल 100 नंबर और हिस्ट्री 100 नंबर का था। और इन चारों सब्जेक्ट में अलग अलग विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिया है। सवाल पूछा है क्या कि कितने छात्र ने परीक्षा में 50% से अधिक अंक लाया है। कहा कितना बच्चा जो है वो 50% से ज्यादा अंक लेकर आया। अच्छा, पहले ये बताइए कि टोटल कितने नंबर का पेपर है। तो 120 120 240, 100 और 100 200, यानी कि 440 नंबर का पेपर है। अब कहा कितना बच्चा 50% से अधिक अंक, 50% से ज्यादा कहने का मतलब आधा से ज्यादा। 440 नंबर का पेपर है तो 440 का आधा कितना, 220, यानी कितना बच्चा ऐसा है जो 220 से ज्यादा नंबर लेकर आया है। क्लियर है ना बात। अब देख लेते हैं यार, 90 और 50, 140 और 60, 200 प्लस 70, 270 नंबर इसको आया है। ओके ना, यानी कि पहला को 50% से ज्यादा अंक आया है। अब परसेंटेज मत निकालने लग जाइएगा, न तो माथा का तार झनझन आ जाएगा। ऐसा नहीं करने लग जाएंगे कि 270 बट्टा 440 इंटू 100 करके निकालेंगे। आपको पता है कि 50% से ज्यादा बोला है तो 50% से यार ज्यादा बोला है, यानी आधा से अधिक अंक लाना पड़ेगा। तो 440 नंबर का पेपर है, 440 का आधा 220, 220 आएगा तो 50%, पर आपको 50% से ज्यादा चाहिए, यानी 220 नंबर से ज्यादा लाना पड़ेगा। तो 270 ये हो गया, 100 80 180 40, 220 और 80 ये कितना हो गया, 300। दूसरा को मिला है 300 नंबर। तीसरा को देखिए, 90 या 60, 150, 70, 220 और 90, 310। तीसरा को कितना मिला, पहला को भी तो मिला 50 से ज्यादा, दूसरा को भी और तीसरा को भी। चौथा 80 80 160, 160 और 60 220, 220 और 65 285, इसको भी 50% से ज्यादा मिला। तीसरा को देख लीजिए यार, 80, इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा मेरे भाई आपको। 80 80 ये तो हो ही गया ना, हाँ ये आ जाइए, 80 50 130, 65 और 95 मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा, 90 और 60, ये तो हो गया 130। 90 और 60, 150 और 10, 160, ठीक है। तो ये हो जाएगा 290। 40 और 70, 110, 110, ठीक है, तो 110 इसका आ गया। 75 और 85 है तो 80 या 70 कितना हो जाएगा, 150 और 10 160, यानी ये है 270। और आखिरी वाला बच्चा को कितना मिला, 65 और 35 100, 100 और 80 180, 180 और 77 257, यानी कि जितने भी बच्चा है सबको 50% से ज्यादा मिला। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चा ऐसा है जिसको 50% से ज्यादा अंक लेकर आया है। क्लियर है बात। अब आगे देखिए, सेकंड का सभी 4 विषय में धवल द्वारा अर्जित अंकों का औसत। तो धवल द्वारा सभी 4 सब्जेक्ट को मिलाकर टोटल कितना अंक आया है। धवल को आया है 285 अंक, 285 अंक आया टोटल। सब्जेक्ट है कितना, 4, तो एवरेज निकालना, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 7 28, 4 1 कम 4, 4 2 8, 4 5 20, यानी 7.25, 71 71.25, ऑप्शन बी।
कौन क्लास में कुल प्रतिशत के हिसाब से परीक्षा में प्रथम स्थान पे रहा? प्रथम स्थान पे कौन आया होगा? जो सबसे ज्यादा अंक लेकर आया होगा। तो सबसे ज्यादा अंक किसको मिला है मेरे प्यारे भाई? तो सबसे ज्यादा 310 मिला है किसको? चिराग को, ऑप्शन बी। तो एक बार बस टाइम लगेगा, बस एक बार कैलकुलेशन करने में जो समय लग जाए, बाकी तीनों सवाल उसी कैलकुलेशन से निकल जाएगा। क्लियर है ना बात? चलिए देखें यार, यहां कहा कि आपको कि भैया x का मान निकालना है, तो x का अगर मान निकालना है तो y वाला टर्म को इक्वल कर लीजिए। इक्वल करेंगे तो 5 से यहां गुना करिए, 55 25 प्लस 7 पचे 35 बाई बराबर 19 पचे 95। 7 से उसमें गुना करिएगा तो 7 सत्ते 49 x प्लस 7 पचे 35 बाई बराबर 17 सत्ते 119। अब इन दोनों इक्वेशन को मेरे प्यारे भाई घटाइए, ये कट जाएगा। यहां 24x और यहां घटाएंगे तो यहां भी कितना 24, तो x 24 से 24 कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके ना? चलिए आगे, आसान सा सवाल है ये सब, और कोई अपने मन से हम नहीं दे दिए, ये सारा प्रीवियस ईयर पिछले साल का पूछा हुआ ही सवाल है। का वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 81 और 108 को विभाजित करने पर शेष 6 और 3 बचता है, का वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 81 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 और 108 को अगर डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा। ऑप्शन से देख लेते हैं यार। ए में है 9, 9 नमा 81, 9 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये होगा नहीं। बी में है 15, 15 से डिवाइड करिए, 15 से 15 पचे 75, रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 81 को अगर 15 से डिवाइड करिएगा 75, रिमाइंडर बचेगा 6। अच्छा 108 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे भाई 15 छक 90, 15 छक 90, 15 सते 105, 105 तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। खत्म हो जाएगा ना? चलिए, का 3 5 x 25 समानुपाती है? का ये चारों नंबर आपस में समानुपाती है? ये चारों आपस में क्या है? समानुपाती है। अगर ये चारों आपस में समानुपाती है मेरे भाई, ये चारों आपस में समानुपाती है, तो आप बताइए समानुपात का केस है तो आप सबको पता है कि सर इनर का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम के मल्टीप्लाई के बराबर, यानी अंदर वाले का गुना बाहर वाले के गुना के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि 5 गुना x बराबर 3 गुना 25 हो जाएगा। तो 5 पचे 25, x बराबर 5 तिया 15। ठीक है, आसान सा सब सवाल है। देखिए, कहा एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 4 वर्ष में क्या गुनी हो गई? 2 गुनी। तो सवाल कहा कि यह राशि कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुनी, 8 गुना कहने का मतलब 2 के पावर 3 ना, 2 गुना यानी कि 2 के पावर 1, 8 गुना यानी 2 के पावर 3। अच्छा, 1 होने में टाइम लगा है मेरे प्यारे भाई 4 वर्ष, तो पावर 3 होने में टाइम लगेगा 4 तिया 12 वर्ष। ठीक है, देखिए कहा एक 400 रुपए क्रयमूल्य की वस्तु पर 20% छूट देने के बाद 25% लाभ कमाने के लिए दुकानदार द्वारा वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखा जाना चाहिए? 20% डिस्काउंट दिया है, फिर भी 25% लाभ हुआ है, डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ कमाया, तो याद करिए कई बार बता चुके हैं, अगर ऐसा है तो सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा? सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होता है मेरे प्यारे भाई 100 प्लस प्रॉफिट। तो सीपी 20 डिस्काउंट दिया तो सीपी हो जाएगा 80, 25% लाभ हुआ तो एमपी हो जाएगा 125। रेशियो ले लिए, छोटा कर लेते हैं 5 से 16 बार में, 5 से 25 बार में। सवाल में आगे ऊपर पहले दिया है कि 400 रुपए क्रयमूल्य की वस्तु है और उसका आपको अंकित मूल्य निकालना है। क्रयमूल्य है 400, यानी 16 यूनिट का वैल्यू दिया है मेरे प्यारे भाई 400, यानी 16 दूना 32। ठीक है, 16 पचे 80, 1 यूनिट बराबर 25, तो 25 यूनिट बराबर 25 गुना 25 कितना? 625। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कहा एक दुकानदार 36 रुपए पर केजी वाला 40 केजी चीनी में 30 रुपए पर केजी वाला 27 केजी चीनी मिश्रित कर देता है।
इस मिश्रित चीनी को वह 35 रुपए पर केजी के दर से बेचता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए यार, इस सवाल को आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं, पर हम बोलेंगे कि जनरल अप्रोच से ही कर ले यार, ज्यादा सही रहेगा। देखिए, जैसे लाभ पूछा है तो लाभ के लिए आपको सीपी और एफपी दोनों चाहिए ना। यस। अब आप बताना 36 रुपए पर केजी के भाव से अगर 40 केजी चीनी खरीदे हैं तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 36 चौक 144 पर 10 यानी 1440 रुपए। आगे कहा कि 30 रुपए पर केजी वाली 27 केजी चीनी, अच्छा 30 रुपए पर केजी के भाव से अगर 27 केजी चीनी खरीदे हैं तो टोटल क्रय मूल्य कितना। 27 × 81 यानी 810 रुपए। तो ये टोटल क्रय मूल्य आ गया मेरे भाई कितना, 2250। क्लियर है बात। अब आगे कहा कि इस मिश्रित चीनी को वह 35 रुपए पर केजी के भाव से बेचा। आप बताइए, पहला प्रकार का 40 केजी चीनी खरीदे, दूसरा प्रकार का 27 केजी चीनी खरीदे, तो टोटल क्वांटिटी हो गया कितना, 40 और 27 67 केजी। और कहा मिश्रित चीनी को 35 रुपए पर केजी के भाव से बेचे, यानी 35 रुपए पर केजी के भाव से टोटल बेचे क्या केजी, 67 केजी। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 0, 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18 और 1 18 2 20 ना, 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30 और 3 × 33। तो ये आ जाएगा 5 3 3 और 2। ठीक है, चलिए अब बताइए लाभ कितने का हुआ। 2250 क्रय मूल्य है, 2335 में बेचे हैं, तो लाभ हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कितने का, लाभ हो जाएगा, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है क्या हो, 0, 3 × 7 = 21, साथ में 2, 3 × 6 = 18 और 2 20, 5 × 7 = 35। ठीक है, 5 × 6 = 30, 3 33, तो 5 3 और 1 4 3 2, 2345 होगा यहाँ पे, 2345, 5 और यहाँ पे कितना 9, 95 का लाभ हुआ। 95 का लाभ कितना पे मेरे प्यारे भाई, क्रय मूल्य यानी कि 2250 पे। परसेंट में बोला 100 से गुना, 0 से 0, 5 से काटिएगा 45 बार, 5 से 2 बार, 5 से 9 बार, 5 से 19 बार, यानी कि 19 दूना 38 बट्टा 9, 38/9% प्रॉफिट होगा, ऑप्शन ए। ठीक है बात। चलिए, ऐसा मत सोचिएगा कि सर एक अंक छोड़कर ना जोड़ना चाहिए भाई, पहले ही यहाँ 3 से 30 नहीं, यहाँ 3 नहीं 30 से गुना किए हैं। ठीक है, जैसे 67 को 35 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो 67 है, आप 35 को लिख सकते हैं 30 + 5 ना, तो 30 से गुना किए फिर 5 से गुना किए, ऐसे गुना किए हम। आप लोग जैसे करते हैं उस हिसाब से कर लिया करिएगा। चलिए देखिए, कहा 2 पात्र ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, यानी पहला जो मिक्सचर है उसमें मिल्क का क्वांटिटी 5 यूनिट है और वाटर का क्वांटिटी 2 यूनिट। कहा दूसरा जो मिश्रण है उसमें मिल्क का क्वांटिटी 4 यूनिट और वाटर है 5 यूनिट। कहा इन दोनों पात्रों में से प्रत्येक मिश्रण को किस मात्रा में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो। एलिगेशन लगा देना है, 2 टाइप का मिक्सचर दिया है और कहा इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिलाने से जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो होगा 3:2। एलिगेशन लगा लिया। आप बताइए, पहला में मिल्क कितना है 5, टोटल कितना में 7 में, दूसरा में मिल्क कितना है 4, टोटल कितना में 9 में, दोनों को मिलाने से जो मिक्सचर बना इस मिक्सचर में मिल्क कितना है 3, टोटल कितना में 5 में। अब मेरे प्यारे भाई आप करिए क्या कि यहां बट्टा में कितना है 7, यहां कितना है 9, यहां कितना है 5, 7 9 5 का एलसीएम, चूंकि फ्रैक्शन को इंटीजर में कर लेते हैं कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 7 9 5 का एलसीएम, इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम हो जाएगा 7 × 9 × 5। अब 7 9 5 से सब में गुना करिए, अब करने मत लग जाइएगा नहीं तो टाइम खराब होगा। माइंड सेट है कि सर यहां भी 7 9 5 से गुना, यहां भी 7 9 5 से गुना, यहां भी 7 9 5 से गुना, तो साइड में कहीं लिख दिए। अब 7 से 7 कट जाएगा, 9 × 5 = 45, 45 × 5 = 225, 9 से 9 कटेगा, 7 × 5 = 35, 35 चौक 140, 5 से 5 कटेगा, 9 × 7 = 63, 63 × 3 तो 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18,
क्लियर बात। अब इन दोनों का अंतर यहां पर, इन दोनों का अंतर मेरे प्यारे भाई यहां पर 36, और इन दोनों का अंतर यहां पर कितना 49, 49 अनुपात 36, ऑप्शन बी। ठीक है बात। चलिए देखिए कहा 100 विद्यार्थी का जो एवरेज है वो 46 है, इनमें लड़कों का औसत वजन 50 है, लड़कों का एवरेज 50 है और लड़कों का संख्या 60 है, तो लड़कियों का औसत वजन कितना। एलिगेशन भी लगा सकते हैं, नहीं तो जनरल बनाइएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 100 विद्यार्थी का एवरेज 46 है, तो 100 विद्यार्थी का टोटल अंक क्या हो जाएगा 4600, चूंकि योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। 100 विद्यार्थी का एवरेज अगर 46 है तो टोटल हो जाएगा औसत गुना संख्या यानी 4600। का लड़कों का औसत वजन 50 है और लड़कों का संख्या 60 है, यानी 60 लड़का का एवरेज 50, तो टोटल कितना 60 गुना 50 3000। तो टोटल योग में से अगर सभी 60 लड़का का योग घटा दीजिएगा, बाकी जो बचेगा ये गर्ल्स का आ जाएगा, और गर्ल्स का संख्या कितना टोटल 100 विद्यार्थी में से 60 गो लड़का है तो लड़की होगी कै गो 40 गो। तो योग में अगर नंबर से डिवाइड करिएगा तो एवरेज आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 चौक 16 यानी 40, ऑप्शन कितना बी। ठीक है। चलिए देखें का x-2 जो है इसका एक गुणनखंड है। एक बात आप बताइए, हम आपको बोले कि भैया 6 का एक गुणनखंड है 2 और एक 3 है, ठीक है ना, फैक्टर है। क्लियर है बात। अच्छा 6 2 अगर 6 का फैक्टर है, 2 जो है अगर 6 का फैक्टर है तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 6 पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। सिमिलरली अगर 3 6 का एक गुणनखंड है, 3 जो है 6 का एक फैक्टर है, तो 3 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे 6 पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। ये चीज आप समझ पाए ना बात को। तो आप बताइए जरा यहां पे मेरे प्यारे भाई, अगर इसका एक गुणनखंड है x-2, अगर x-2 एक गुणनखंड है तो x-2 से अगर इसको डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। अगर इसका एक गुणनखंड x-2 है तो x-2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो किससे डिवाइड करना है x-2 से, तो जिससे डिवाइड करना है उसके बराबर 0 लेकर x का मान निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू क्या आ गया 2। अब जैसे ही x का मान इसमें रखिएगा आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। x का वैल्यू इसमें रखेंगे रिमाइंडर आ जाएगा। x का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का क्यू 8a, अब प्लस 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 प्लस 4 दूना 8 प्लस 4, ये आ गया रिमाइंडर इतना, लेकिन रिमाइंडर आएगा कितना 0। क्यों? क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो इसका एक फैक्टर है, और अगर ये फैक्टर है तो इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। मानते हैं इतना बात। अब आप बताना यहां से मेरे प्यारे भाई, 8a आप 12 8 20 4 24 उधर जाके घट जाएगा तो -24, तो 8 बराबर 8 सॉरी ये बराबर 8 तिया 24 हो जाएगा, तो ये बराबर -3। और यहां वो 0 नहीं है, यहां जिससे भाग देना है ना उसके बराबर हमेशा 0 लेकर वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं, और x का वैल्यू 2 जैसे ही इस व्यंजक में रखिएगा आपको रिमाइंडर आ जाएगा कितना 0। ठीक है। चलिए का एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड क्या ये पूछा है। अच्छा 36x² को अगर लिखने 6x का होल स्क्वायर तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, और ये 1 है तो 1 के पावर कुछ भी रखेंगे 1 ही रहेगा, तो 2 ले लेते हैं, ये है, और प्लस में है मेरे प्यारे भाई 1 + 6x का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, a² - b² क्या हो जाएगा a + b इंटू a - b। अब प्लस में क्या है, अच्छा 1 + 6x² को लिख सकते हैं 1 + 6x इंटू 1 + 6x 2 बार। ठीक है। अब इसमें भी 6x + 1 है, यहां भी 6x + 1 है, तो 6x + 1 कॉमन अगर कर लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा मेरे प्यारे भाई 6x - 1 आप प्लस 1 + 6x बच जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहां 6x + 1 इंटू 6 और 6 12x आ जाएगा। का एक गुणनखंड है, इसका 2 गुणनखंड है, एक तो 6x + 1 है और एक 12x है, दोनों में से कौन ऑप्शन में है
6x + 1 तो कहीं दिख नहीं रहा सर, 12x दिख रहा है, यानी क्या होगा 12x हो जाएगा। ठीक है बात, चलिए। का वास्तविक मूल्य x² प्लस kx प्लस 16 = 0 के लिए k के सभी मान है, k का रेंज पूछ रहा है कि k के किस मान के लिए इस द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वो वास्तविक होगा। अच्छा, इस द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक है, यानी कि b² - 4ac जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा। मानते हैं बात? अब 0 से बड़ा या बराबर अगर है तो मेरे भाई b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू k है, यानी ये होगा k² -4, a का वैल्यू कुछ नहीं 1 है, और कांस्टेंट c 16 है। कांस्टेंट है c कांस्टेंट यानी c, और c कितना है? 16 है। तो 4 × 1 × 16 64 इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 k²। अच्छा, k यहां से कॉमन कर लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? k - 8। या फिर आप जनरली ऐसा नहीं कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, जो अभी कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा k² इज ग्रेटर एंड इक्वल 64 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, k² है, यानी कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, तो k का 2 वैल्यू आएगा। यानी कि यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर वर्गमूल 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? +- 8 हो जाएगा। यानी k का 2 वैल्यू आ गया, एक +8 और एक -8, यानी k जो लाई करेगा ये -8 से बड़ा या बराबर होगा और 8 से छोटा या बराबर होगा। तो ये k का रेंज आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए जरा, का दो संख्या का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5%, एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। अब ये बराबर तो है, आप बताइए, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटिएगा 13 बार, 5 से काटिएगा 17 बार। x और y का रेशियो लिखेंगे, कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि 17:13, यानी x का वैल्यू आ गया 17 और y का वैल्यू 13। दोनों का योग दिया है कितना? 2490। अनुपात में दोनों का योग 17 और 13 कितना हो जाएगा? 30। 30 यूनिट का वैल्यू 2490, 1 यूनिट का वैल्यू इतना हो जाएगा। का दोनों संख्या बताइए। पहला संख्या तो 17 से गुना, दूसरा निकालना है तो 13 से। 0 से 0, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9। अब 17 × 3 = 51, हाथ में रहा 5, 17 8 कितना हो जाएगा? 136, 136 × 5 141, यानी 1411। 1411 है, एक ही ऑप्शन में है, तो बी दूसरा संख्या निकालने का जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना? चले देखिए यार इसको, का एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपए है एवं अंकित मूल्य का 20% अंकित मूल्य पर का लिख दिया है, अंकित मूल्य का 20% के छूट प्रदान की जाती है। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट और प्रदान की जाए ताकि इसका शुद्ध मूल्य जो है 1104 हो जाए? सुनिए, 1500 रुपया अंकित है, उस पर पहली बार डिस्काउंट दिए हैं 20%, 20% डिस्काउंट दिए, उसके बाद कुछ डिस्काउंट और दिए, जिसके बाद उसका विक्रय मूल्य हो गया कितना? 1104 रुपया। आराम से बताइए, 1500 रुपया अंकित है, आपने 20% छूट दिया तो बेचा कितना में? 80% इसका रेट हो गया, तो 15 × 8 = 120, यानी कि 1200। एक छूट देने के बाद रेट हो गया 1200। अब इस 1200 पर एक डिस्काउंट और दिए, पता नहीं, वही तो निकालना है कि इस 1200 पर एक डिस्काउंट और दिए, जिसके बाद इसका रेट हो गया कितना? 1104। एक छूट दिए 20% का, 20% डिस्काउंट दिए तो उसका रेट हो गया 80%, यानी 1200। 1200 पर एक डिस्काउंट और दिए हैं तो रेट हो गया 1104। तो कहा कितना डिस्काउंट दिए? अच्छा, 1200 था, 1104 में बेचे, तो यहां से डिस्काउंट हो गया कितने का मेरे प्यारे भाई? 96 का डिस्काउंट हो गया। कितना पर? 1200 पर। परसेंट तो 100 से गुना, 2 0 से 2 0, 12 8 96, यानी कितना? 8% हो जाएगा सब। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए कि 1500 रुपया अंकित मूल्य है सर, 20% डिस्काउंट दिए यानी 80% में बेचे, अगेन एक डिस्काउंट और दिए, कितना का दिए वही निकालना है। मान लेते हैं कि दूसरा छूट x% का है, तो x% छूट दिए तो रेट हो गया कितना? 100 - x/100,
तो 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% और X% का 2 लगातार डिस्काउंट देने के बाद उसका रेट हो गया इतना, पर एक्चुअल में रेट हो गया है कितना 1104। तो यहां से सॉल्व कर लीजिएगा। 20 चौक 80, 20 पचे 100, 5 से काटिए 15 बार में, ठीक है ना। और यह है 4 तिया 12, 12 8 96, 12 नमा 108, अब 12 दूना 24, तो 100 माइनस x बराबर 92, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे जैसे अच्छा लगे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसको करिए जरा। कहा कि 6 घंटी एक साथ बजना शुरू होती है एवं 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो 30 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेगी। तो भाई 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम सबसे बड़ा वाला नंबर देखिए कितना 12, 12 बाकी से कट रहा है क्या देखिए, तो 2 से कट जा रहा, जिससे कट रहा है इग्नोर करिए। 4 तिया 12, 6 दूना 12, 8 होता है 4 दूना 8, और 12 होता है 4 तिया 12, 4 दूना 4 तिया, तो 4 तो कॉमन है यानी कि 2 और चाहिए, ठीक है। 10 होता है 5 दूना, तो 2 तो है 5 और चाहिए, यानी 120 सेकेंड, और 120 सेकेंड एलसीएम आ जाएगा। 120 सेकेंड कहने का मतलब हो गया 2 मिनट, ठीक है। यानी कि ये सभी घंटियां हर 2 मिनट के अंतराल पर इकट्ठे एक साथ बजेगी। हर 2 मिनट पर अगर ये एक साथ बजेगी तो कहा 30 मिनट में कितनी बार बजेगी एक साथ, तो 2 मिनट में एक बार, 30 मिनट में कितनी बार, तो सर 15 बार। कै बार 15 बार, लेकिन कई बार कराए हैं, एक अपने मन से जोड़ना पड़ेगा क्योंकि शुरुआत वाला अंडरस्टूड रहता है, तो वो ऐड कर देंगे तो ये टोटल कितनी बार बजेगी 16 बार, ठीक है बात। चलिए देखिए कहा किसी माल का 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा गया, 2/3 भाग जो है 5% लाभ पर बेचा गया। तो हम बोल रहे हैं ओनली लाभ निकालना चाह रहे हैं, ओनली लाभ। बेचे कितना में, तो 105 हो जाएगा। 5% लाभ पर बेचे तो बिक्रय मूल्य 105, पर बिक्रय मूल्य नहीं पूछ रहे, हम ये जानना चाह रहे कि ओनली लाभ कितने का हुआ है। तो 2/3 भाग को 5% लाभ पर बेचे तो ओनली लाभ कितना 2/3 का 5% का। बाकी बचे सामान को 2% हानि पर बेच दिए, 2/3 बेचे तो शेष बच रहा होगा 1/3, और इस बचे हुए को 2% हानि पर, तो ओनली हानि कितना, तो 1/3 का 2% हानि है तो माइनस से डिनोट करते हैं, और इन सबको मिलाकर ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है कितना 400। अब यार एलसीएम तो हो जाएगा 3, अब 5 दूना 10 में से 2 जाएगा, 8% बराबर कितना 400। अच्छा 8 से एक बार, 8 पचे 40, यानी यहां से 1% बराबर कितना आ जाएगा 150। तो कहा उस सामान का मूल्य क्या था, यानी 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 2 जीरो और लगा दीजिए, 15,000, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए देखिए कहा 2602 को x और y के बीच इस प्रकार बांटिए कि 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों के बाद x की धनराशि और 9 वर्षों के बाद y की धनराशि बराबर हो जाए। देखिए इस सवाल को पढ़ने से क्या आपको यह पता चल पा रहा है कि यह सवाल CI का है सर या SI का है। आप बोलेंगे सर कहीं क्लियर नहीं लिखा है कि यह CI है या SI है, तो जब क्लियर ना किया होना तो आप समझिएगा वो CI होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्लियर है बात। तो कहा 2602 को x और y के बीच इस प्रकार बांटा गया कि 4% के दर से 7 वर्ष बाद x का धनराशि, यानी x को जो पैसा मिला ना वो 7 साल के बाद, और y को जो पैसा मिला वो 9 साल के बाद जो होगा वो आपस में बराबर होगा। तो ये अमाउंट की ना बात कर रहा है, अमाउंट का बात कर रहा है। तो मान लेते हैं x का प्रिंसिपल है x रुपया और y का प्रिंसिपल है कै रुपया 22 रुपया, और रेट दिया है 4% वार्षिक। रेट अगर 4% वार्षिक है तो 4% का फ्रैक्शन होगा 1/25, यानी कि मूलधन 25 है तो हर साल ब्याज मिलता है 1 का। 25 पे हर साल 1 का ब्याज मिलता है तो मिश्रधन हर साल हो जाएगा कै गुना 26/25 गुना। तो आप बताइए x रुपया
4% के दर से एक साल में हो जाएगा कितना, हो जाएगा यानी अमाउंट जानना चाह रहे हैं, तो सर ये एक साल में 4% के दर से हो जाएगा 26/25 गुना। एक साल में हो जाएगा इतना, तो 7 साल में हो जाएगा कितना, तो पावर में 7। अच्छा, बाइक को भी 4% के दर से निवेश किया है, 4% के दर से एक साल में ये भी हो जाएगा कितना, 26/25, तो 9 साल में कितना, पावर में 9। हाँ, दोनों जो है आपस में अमाउंट क्या है, बराबर है। अच्छा, यहां देखिए तो 26/25 के पावर 7 यानी 26/25 7 गो है, और इधर 26/25 9 गो है। इधर 7 गो, उधर 9 गो, इधर 7 उधर, तो इधर के 7 गो से इधर का 7 गो कट जाएगा, बच जाएगा कै गो, 2 गो। अब यार बाई को बाएं साइड ले आइए तो x/22 बराबर 26 का स्क्वायर 676 और 25 का स्क्वायर 625। दोनों को मिलाकर टोटल पैसा है कितना, तो 1 7 2 9 और 1 10 6 6 12 1 13 1301 यूनिट पर एक्चुअल में टोटल पैसा दिया है कितना, 2602, यानी डबल है ना, यस। तो कहा दोनों भाग ज्ञात करें, तो इसका डबल कर दीजिए, डबल कर देंगे, 2 छक 12 2 7 14 1 15 2 छक 12 और 1 13। इसका डबल कर दीजिए तो 2 5 10 2 दूना 4 1 5 2 छक 12, यानी 1352 1250, 1352 1250 ऑप्शन है। ठीक है बात। तो इस सवाल में बस ध्यान क्या रखना था कि सर अगर क्लियर ना किया हो कि CI है या SI है, तो आप उसको समझ लीजिएगा कि ये SI का सॉरी CI का सवाल है। ठीक है, चलिए देखिए, ए और बी एक काम को 12-18 दिन में करेगा। ए अगर करे तो 12 दिन में कर देगा, और बी करे तो 18 दिन में करेगा। 12-18 का एलसीएम 36, 12 या 36 18 दूना 6। ए और बी दोनों वर्कर का एफिशिएंसी पता कर गए, दोनों का एफिशिएंसी पता कर गए। अब का एक काम करना शुरू करता है और वे वैकल्पिक रूप से, वैकल्पिक यानी अल्टरनेट ऑर्डर में का एक दिन काम करता है, तो संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा होगा, यानी पहला दिन ए आया, दूसरा दिन बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए, फिर बी, यानी हर 2 दिन पर यह साइकिल रिपीट करेगा। तो भाई पहला दिन ए आया होगा 3 काम किया, दूसरा दिन बी आया होगा 2 काम किया, तो 3 2 5 काम हो गया है कितने दिन में, 2 दिन में। करना है 36 काम, तो 5 का ऐसा मल्टीपल देखिए जो 36 के आजू बाजू हो, तो 5 सते 35, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सते 35, 7 से गुना किए 7 गुना, तो इधर भी 7 गुना 14 दिन। अब 36 में से 35 काम हो गया, बचा एक काम, और ये एक काम जो है सबसे पहले करने कौन आएगा, ए आएगा, और ये 3 काम करता है एक दिन में, तो एक काम कर देगा कितने दिन में, 1/3 दिन में। तो टोटल टाइम लग गया कितना, 14.1/3 दिन। 35 और 1 36 काम करने में टाइम 14.1/3। ठीक है बात, चलिए देखिए, का एक गुलाब का बगीचा नीचे दी गई आकृति जैसा है। एक गुलाब का बगीचा जो है नीचे दी गई आकृति जैसा है, का इस आकृति के केंद्र में एक वर्ग है तथा प्रत्येक किनारे पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है। वर्ग के प्रत्येक भुजा का लंबाई 21 है, वर्ग का प्रत्येक साइड जो है 21 दिया है। ठीक है बात, प्रत्येक भुजा कितना है, 21 है। आगे का प्रत्येक गुलाब के पौधा के लिए 6 वर्ग मीटर की जगह चाहिए, यानी कि प्रत्येक पौधा लगाने के लिए आपको जो जगह का जरूरत होगा वो 6 वर्ग मीटर होगा, यानी कि एक गुलाब का पौधा जो है 6 वर्ग मीटर एरिया को कवर करेगा। एक पौधा लगाने के लिए कितना जगह चाहिए, 6 वर्ग मीटर, यानी एक गुलाब का पौधा 6 वर्ग मीटर एरिया कवर कर लेगा। तो कहा बगीचे में गुलाब के पौधों की संख्या कितना, यानी आपसे यह पूछा कि इस बगीचे में कुल कितने गुलाब के पौधे आप लगाएंगे। तो भाई पहले इस बगीचे का एरिया जानना पड़ेगा। तो आप बताइए, बगीचा बीच में वर्गाकार है, तो वर्ग का भुजा अगर 21 है तो वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग का एरिया। अच्छा, चारों तरफ 4 गो अर्धवृत्त है, तो आप बताइए अर्धवृत्त है तो थोड़ा ध्यान से यहां बताइए, 4 गो अर्धवृत्त है, तो इन चारों अर्धवृत्त को मिलाकर क्या 2 गो, ऐसा बोल सकते हैं कि सर 4 अर्धवृत्त या 2 वृत्त,
एक दो अर्धवृत्त को मिलाकर एक वृत्त बनेगा, तो चार अर्धवृत्त को मिलाकर कितना, दो वृत्त बनेगा। तो या तो चार अर्धवृत्त बोलिए या दो वृत्त बोलिए, क्या कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर, चार अर्धवृत्त का एरिया निकाल लीजिए या दो वृत्त का एरिया, बात तो एक ही है ना भाई, तो दो वृत्त। अच्छा आप बताइए अर्धवृत्त जरा देखिए, तो इसका ये 21 यानी कि डायमीटर 21 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 21/2। तो सर दो गो वृत्त है और सबका रेडियस 21/2 है, तो वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और ऐसा ऐसा वृत्त कै गो है, दो गो, चार अर्धवृत्त यानी दो वृत्त है, ठीक है। तो 7 तिया 21, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 11, 21 का स्क्वायर 441 अब प्लस 33 गुना 21, 21 तिया 63, 21 तिया 63 है 669, तो 4 9 4 13, 6 4 10 और 1 1134। ये पूरे बगीचा का एरिया आ गया मेरे प्यारे भाई। एक पेड़ लगाने के लिए आवश्यक एरिया है 6 वर्ग मीटर, तो 1134 वर्ग मीटर में कितने पेड़ लगेगा? एक पेड़ लगाने के लिए जो जरूरी एरिया चाहिए उससे डिवाइड कर दीजिए, पेड़ों का संख्या आ जाएगा 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 8 48, 6 9 54, 189 पेड़ लगेगा। ऑप्शन डी, ठीक है। आसान सा ही सवाल था यार। चलिए देखिए, का यार 25 प्रति केजी मूल्य वाले, 25 रुपए पर केजी मूल्य वाले गेहूं की कुछ मात्रा को 30 रुपए पर केजी मूल्य वाले गेहूं के कुछ मात्रा के साथ मिलाया गया। दो टाइप का गेहूं है, एक का रेट है 25 और दूसरा का रेट है कितना 30, का इन दोनों को मिलाया गया। यदि अंतिम मिश्रण का मूल्य 28 रुपए पर केजी है, यानी इन दोनों को मिलाने से जो मिक्सचर बना इसका रेट है 28 रुपए पर केजी, तो का उस मात्रा का अनुपात ज्ञात करें जिसमें उसको मिश्रित किया गया। कितना आसान है यार, ये 3 है और यहाँ 2 है, 2:3, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए देखिए, कहा किसी कार्य को अकेले ए 12 दिन में, ए अकेले करे तो 12 दिन में कर देगा और बी अकेले करे तो 15 दिन में करेगा। 12 15 एलसीएम 60, 12 5 60, 15 चौक 60। आगे कहा यदि ए ने अकेले 6 दिन काम किया तब शेष बचे हुए काम को ए और बी ने मिलकर पूरा किया हो तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ है ये निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, ए अकेले 6 दिन काम किया, ए एक दिन में 5 काम किया तो 6 दिन में कितना काम कर दिया 30 काम। 60 में से 30 हो गया तो रिमेनिंग बच गया कितना 30। और कहा इस बचे हुए काम को ए और बी ने मिलकर किया, तो भाई ए और बी ने मिलकर एक दिन में 9 काम, तो 30 काम कितने दिन में ए और बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। 3 तिया 9, 3 से 10 बार में, यानी कि 3.1/3। तो कहा कि कुल टाइम्स बताइए। अच्छा, शुरुआत में ए ने काम किया था कितना दिन 6 दिन, और बचा हुआ काम को दोनों ने मिलकर किया कितने दिन में 3 से 1/3 दिन में। तो टोटल टाइम लगा कितना 6 प्लस 3 से 1/3 यानी 6 3 9 से 1/3, ऑप्शन बी, ठीक है बात। चलिए देखिए, का इसका वैल्यू निकालना है। देखें यार, इसमें मैक्सिमम लोग आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसका आपको एक ही चीज पता है कि सर ऐसा 2 नंबर जिसको गुना करने पर 12 हो और उनके बीच का डिफरेंस 1 हो, तो 4 तिया 12। अगर रूट के अंदर प्लस प्लस करके दिया तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा 4, और माइनस माइनस करके दिया तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा कितना 3, ठीक है। लेकिन आपको हम चाहते हैं कि इस सवाल को पहले बेसिक समझिए, उसके बाद हम एक तरीका बताएंगे। जैसे देखिए, x बराबर दिया है सर √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, इस तरह से इनफाइनाइट, ठीक है। अब यार यहां पर एक बात बताइए, रूट हटाने के लिए बचपन से पता है आपको सर स्क्वायर करना पड़ता है, तो इधर वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल 12 अब प्लस फिर √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 अनंत तक लिखते जाइएगा। तो क्या इस पूरे टर्म को x बोल सकते हैं? यस सर बोल सकते हैं। इधर लेकर आइए तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 बराबर क्या होगा 0। अब आपको ऐसा 2 नंबर देखना है जिसको गुना करने पर -12 हो और जोड़ने पर -1 हो। ऐसा 2 नंबर है कौन? 4 और 3, यानी कि -4 और +3 -12 बराबर 0। x कॉमन करेंगे तो अंदर x -4 प्लस 3 कॉमन करेंगे तो अंदर x -4 बराबर 0। दोनों जगह x -4 है तो x -4 कॉमन कर लीजिएगा तो अंदर बच जाएगा कितना x + 3 बराबर 0, ठीक है बात।
अब यार इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यानी x माइनस 4 बराबर भी 0 हो जाएगा और x प्लस 3 बराबर भी 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा -3, यानी x का वैल्यू 4 होगा या -3 होगा, 4 या -3। तो यहां ये चीज आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई कि आपको पता है कि सर यहां पे, इसको बाद में देख लीजिएगा, अब यहां समझिए 4 तिया 12 बोलते हैं ना, अगर प्लस प्लस करके देता है तो बड़ा वाला वैल्यू आंसर होता है, बड़ा वाला यानी कितना 4, और माइनस माइनस करके देगा तो छोटा वाला आंसर होगा, छोटा वाला यानी कितना 3। तो इसका क्वाड्रेटिक बनेगा तो 2 वैल्यू होगा ना, तो ध्यान रखिएगा डायरेक्ट करना है। ऑप्शन में 4 देवे नहीं किया तो इसका 2 वैल्यू होगा, एक तो 4 होगा और एक होगा -3। यहां अगर माइनस माइनस है तो 3 होगा, 3 अगर ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा वैल्यू -4 होगा। समझ गए बात? प्लस प्लस करके दिया है तो 4 या -3, माइनस माइनस है तो छोटा वाला 3, 3 अगर नहीं है तो -4। जैसे ये देख लीजिए, आप समझ ही गए होंगे। एक सवाल और आपसे पूछते हैं, जैसे मान लीजिए दिया है आपको मेरे प्यारे भाई, ये सवाल है, अगर ये प्लस प्लस ऐसे तो पता है आपको कि इसका वैल्यू क्या होगा सर, ये हो जाएगा 9 8 72, तो आंसर हो जाएगा 9। प्लस प्लस करके दिया है तो बड़ा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला यानी कितना 9। अगर ऑप्शन में 9 नहीं है तो इसका एक दूसरा वैल्यू होगा -8। अच्छा अगर यही माइनस माइनस करके रहता तो आंसर होता छोटा वाला, छोटा वाला यानी कितना 8। अगर ऑप्शन में 8 नहीं है तो होता दूसरा वैल्यू होगा -9। क्लियर है ना बात? तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत करिएगा। यहाँ 4, अब बच्चा ऑप्शन में 4 ढूंढ रहा है, 4 है ही नहीं, तो भाई 4 नहीं है तो कितना हो जाएगा -3। देखिए का ए बी सी में कोण बी 60 डिग्री है, तो कहा सत्य होगा, ये पूछा है। देखें एक कॉस फॉर्मूला आपको पता होगा, जैसे ये है कॉस फॉर्मूला, ए बी सी। वर्टेक्स को मेरे प्यारे भाई कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये डिनोट करने का बस तरीका है, नोटेशन का तरीका ये कि वर्टेक्स को कैपिटल लेटर से और साइड को स्मॉल लेटर से, जैसे शीर्ष ए के सामने वाला भुजा स्मॉल ए, शीर्ष बी के सामने वाला भुजा स्मॉल बी और शीर्ष सी के सामने वाला भुजा स्मॉल सी होगा। अब मेरे भाई अगर एंगल मालूम है और आपको साइड निकालना है, जैसे मान लीजिए कॉस ए, एंगल निकालना है या साइड निकालना है, कॉस अप्लाई करेंगे, कॉस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे आपको बोले कॉस ए, एंगल ए निकालना है, कौन सा एंगल निकालना चाह रहे हैं? एंगल ए निकालना चाह रहे हैं। तो मेरे भाई जो एंगल निकालना चाहिएगा, सुनिए रटिएगा तो भुला जाइएगा, थोड़ा ध्यान में रखना इसको। कैसे? देखिए जो एंगल सर निकालेंगे ना, एंगल ए निकालना है तो जो निकालना है वो घटेगा, अब बाकी दोनों जुटेगा। तो एक निकालना है तो एक के सामने वाला घटेगा, जो एंगल निकाल रहा है उसके सामने वाला साइड घटेगा, बाकी दोनों जुटेगा, यानी b² प्लस c²। अब बट्टा में ट्वाइस ऑफ दोनों प्लस वाला यानी कि bc। ठीक है, अगर cos b निकालना है, cos b निकालना है तो जो एंगल निकालना है उसके सामने वाला भुजा घटेगा। अगर b निकाल रहे हैं, ये b निकाल रहे हैं तो इसके सामने वाला घटेगा यानी कि b² घटेगा, बाकी दोनों जुटेगा यानी a² प्लस c²। अब बट्टा में ट्वाइस ऑफ प्लस वाला यानी ac। अब आप लोग बताइए खुद से, cos c निकालना है तो क्या होगा? cos c निकालना है तो c के सामने वाला भुजा घटेगा, अब बाकी जुटेगा यानी a² प्लस b²। अब बट्टा में ट्वाइस ऑफ दोनों प्लस वाला टर्म यानी कितना 2ab। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग देख लेंगे तो याद हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है ना बात? चलिए अब आगे हटाते हैं इसको। ठीक है, देखिए का त्रिभुज ABC में कोण B 60 डिग्री है। ठीक है, तो कहा कौन सत्य होगा? अच्छा आप बताना, एंगल ए के सामने वाला भुजा स्मॉल है, बी के सामने वाला स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। अब यहां से मेरे प्यारे भाई cos 60 डिग्री और जो एंगल निकाल रहे इसके सामने वाला भुजा घटेगा यानी कि -b², बाकी दोनों जुटेगा यानी a² प्लस c²। अब बट्टा में ट्वाइस ऑफ ac। cos 60 होता है 1/2 बराबर a² प्लस c² माइनस b²। अब बट्टा में 2ac।
2 से 2 कट जाएगा, ये क्रॉस करेंगे तो इधर लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्रॉस करिएगा तो इधर आके क्या बन जाएगा ए सी। इधर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा। अब बी इधर आ जाएगा, बी स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, और इधर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब प्लस ए सी इधर आके हो जाएगा माइनस ए सी। ठीक है, समझ गया ना बात? तो कहा बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब माइनस माइनस ए सी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इस सवाल को जरा देखिए आप लोग। का दो लंबवृत्तीय शंकु x एवं y इस प्रकार है कि शंकु x की त्रिज्या, दो शंकु है मेरे भाई x और y, ये x है और दूसरा शंकु है अपना y, ये है y। कहा यार कि x की त्रिज्या y का 3 गुनी है, तो y का अगर मान लेते हैं रेडियस 1 है तो x का रेडियस कितना हो जाएगा 3। आगे कहा y का आयतन x के आयतन का 1/3 गुना, y का जो आयतन है वो x के आयतन का 1/3 गुना है। x और y की ऊंचाई का रेशियो, यार x का ऊंचाई मान लेते हैं h1 और y का ऊंचाई मान लेते हैं h2। अब आप बताना x का आयतन क्या होगा, तो आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इंटू h1। इसका आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू h2। और y का जो आयतन है x के आयतन का 1/3 के बराबर है। ठीक है, यही तो बोला, जैसे जैसे बोला लिख दिया। अब π/3 से π/3 कैंसिल हो गया मेरे प्यारे भाई, 3 से काटिएगा 3 तिया 9, h2 को बाएं साइड लेकर आइए तो h1/h2 बराबर, इधर 3 है, 3 दाएं साइड जाएगा तो बट्टा में, यानी 1/3, 1/3 को और क्या लिख सकते हैं 1/3, ऑप्शन ए। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए अब आगे। का 13 भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोण का योग, अंतः किसी भी पॉलीगन में अंतः कोणों का योग क्या होता है मेरे प्यारे भाई, n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 भुजा है 13 तो नंबर ऑफ साइड 13, 13 - 2 कितना 11 गुना 180, 0 18 एकम 18, 18 और 1 1980। अब 1980 का कितने समकोण के बराबर है, एक समकोण तो 90 डिग्री, तो 1980 में कितना समकोण होगा, 90 से भाग दे दीजिएगा तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 यानी कि 22 समकोण। 1980 कहने का मतलब क्या हुआ, 22 समकोण, एक समकोण में 90 डिग्री, तो 1980 में कितना समकोण होगा यार, 90 से डिवाइड कर देंगे 22 समकोण आ जाएगा। का उस वृत्त का एरिया जिसका केंद्र 1 2 है तथा जो बिंदु 4 6 से होकर जाता है, एक वृत्त है मेरे प्यारे भाई, इस वृत्त के सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है कितना 1 और 2, और कहा कि ये जो है ये पास होता है किस बिंदु से, ये पास होता है मेरे प्यारे भाई जिस बिंदु से उसका कोऑर्डिनेट कितना है 4 और 6। अच्छा एक बात आप लोग बताइए, तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग नहीं जानते हैं, दो बिंदु का अगर कोऑर्डिनेट दिया है और इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना है तो √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, जानते हैं ना हो। तो आप बताइए अगर ये निकाल लें, कहा वृत्त का एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है वृत्त का πr², तो हमको रेडियस चाहिए, तो रेडियस यानी ये वाला लंबाई आपको निकालना पड़ेगा, और दो बिंदु मालूम है और इन दोनों बिंदुओं का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो ये डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस ये वाला क्या हो जाएगा सर, ये डिस्टेंस हो जाएगा √x2 - x1 यानी कि 4 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 6 - 2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 9, 6 में से 2 4 का स्क्वायर 16, 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि ये रेडियस आ गया कितना 5, तो रेडियस 5, तो एरिया क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 पाई। आसान सा सवाल था, है ना? ठीक है, चले यार, ये देखिए कहा 100 कितना 100
100 पदों का माध्य 49 है। बाद में यह पाया गया कि 3 पद जो कि 60, 70 और 80 होना चाहिए, गलती से 40, 20, 50 पढ़ लिए। अच्छा, 3 संख्या एक्चुअल में था, सही में संख्या था कितना? 60, 70 और 80, पर गलती से पढ़ कितना लिए हैं? 40, 20 और 50। तो आप बताइए, अगर सही सही पढ़ते तो एक्चुअल योग आता कितना? 60, 70, 130, 130 और 80, 210। 40, 20, 60, 60, 50, 110। ओ माय गॉड, सही सही संख्या लेते तो 210 आना चाहिए था, गलती कर दिए तो आपने 110 ही लिया। लेना था 210 पर लिए 110, यानी कितना कम लिए सर? 100। तो योग में 100 का कमी हुआ, एवरेज में कितने का कमी हुआ? योग को एवरेज में लाइएगा तो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, और टोटल नंबर क्या गो है? 10 गो, 100 गो, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी एवरेज में 1 का कमी हो गया। लेना था 210 पर ले लिए 110, यानी कि 100 कम लिए। योग में 100 का कमी हुआ तो एवरेज में कितना का कमी हो गया? संख्या से डिवाइड करेंगे 1 का, और एवरेज 1 कम होने के बाद एवरेज आया 49। ये सही एवरेज नहीं है, आपने गलती से निकाल दिया, जल्दीबाजी में आपने गलती कर दिया। क्या? 210 लेना था पर 110 लिए, 100 कम लिए, यानी कि 100 योग में कमी, तो एवरेज में कितने का कमी? 1 का। एवरेज में 1 का कमी होने के बाद एवरेज आया 49। तो अगर गलती आप सुधारिएगा तो एवरेज 1 बढ़ जाएगा। 49 प्लस 1 कितना? 50। ऑप्शन बी। ठीक है बात? चलिए लास्ट सवाल है। कहा दी गई संख्या जो है, कहा कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या पूछा है, तो भाई क्या 6 अभाज्य है? तो आप बोलेंगे सर नहीं, 6 अभाज्य नहीं है। 6 को प्राइम फैक्टर में तोड़िए, 2 तिया 6, 6 के पावर 7 है, और 6 होता है 2 गुना 3, यानी 2 के पावर 7 गुना 3 के पावर 7 इंटू ये 35 होता है 5 सते 35, यानी 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3, और 11 तो ऑलरेडी प्राइम है। अब कहा अभाज्य संख्या बताइए, कै गो है अभाज्य संख्या? अच्छा, 2 अभाज्य है ना? यस। कै गो है? 2, 7 गो। 3 कै गो है? 7 गो। 5 कै गो? 3 गो। 7 कै गो? 3 गो। 11 कै गो? 10 गो। तो 7, 7, 14, 3, 17, 3, 20 और 10, 30 गो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो चलें यार, आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई। थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।